दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत ही बड़ा मेगा टेंडर है जिसे कि 114 फाइटर एयरक्राफ्टों का टेंडर या फिर मीडियम रेंज फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब MRFA टेंडर के रूप में जाना जाता है। अब दोस्तों इस टेंडर को इसीलिए एक मेगा टेंडर के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक इस टेंडर के लिए करीब करीब $20 बिलियन तक खर्चा होगा और दोस्तों ये टेंडर जो कंपनी या जो देश जीतेगा उसे काफी बड़ा फायदा होगा और शायद इन्हीं कारणों के वजह से लगभग दुनिया के वो सभी कंपनी जो फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण करता है वो भारत के ये टेंडर को हासिल करने को लेके अपना प्रयास चला रहा है। पर दोस्तों इस प्रयास में किसी एक एयरक्राफ्ट को अगर फेवरेट एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है तो वो है फ्रांस के डैसॉल्ट एविएशन की तरफ से निर्माण किया हुआ राफेल एयरक्राफ्ट। अब दोस्तों फ्रांस के द्वारा ऑलरेडी भारत के 2 डीलों को हासिल करके 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में बढ़ोतरी तो हासिल किया गया है, लेकिन फ्रांस के लिए ये पुराने 2 डील को हासिल करना जितना आसान था 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के डील को हासिल करना शायद फ्रांस के लिए उतना आसान ना हो। और इस बार अगर फ्रांस को ये भारत के मेगा डील को हासिल करना है तो फ्रांस को भारत के सामने झुकना पड़ेगा और बिना झुके फ्रांस इस डील को जहाँ पे हासिल नहीं कर सकता है तो वहीं पे कई सारे ऐसे कंपनी हैं जो भारत के सामने झुकने के लिए तैयार है। मतलब भारत के सामने इस बार राफेल के अलावा ऑप्शन कई सारे हैं जिससे कि भारत को अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई मुश्किल तो नहीं होगा, लेकिन फ्रांस अगर भारत के सामने नहीं झुकता है तो फ्रांस को मुश्किल हो सकता है। दोस्तों MRFA टेंडर को लेके हाल ही में एक बहुत बड़ा रिपोर्ट खुल के आगे आया है जहां पे बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अब इस टेंडर प्रोसेस को एफिशिएंसी के तहत आगे बढ़ाने को लेके जहां पे काम किया जा रहा है तो वहीं पे इंडियन एयरफोर्स शायद इस टेंडर को लेके ज्यादा और इंतजार ना करे बल्कि जल्द से जल्द इस टेंडर को समाप्त करे। अब कुछ ही दिन पहले खबर आया था कि जल्द ही इसे लेके एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एयरक्राफ्टों के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया जाएगा। पर अब दोस्तों रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके एक बहुत बड़ा और प्रमुख शर्त रखा गया है और वो शर्त है 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। बिना 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के इंडियन एयरफोर्स MRFA टेंडर के तहत आगे बढ़ेगा ही नहीं। मतलब चाहे फ्रांस हो, अमेरिका हो या फिर रशिया हो, किसी को भी अगर इस डील को जीतना है तो भारत के शर्तों के तहत झुकना पड़ेगा और 100% एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी भारत को देना पड़ेगा। अब दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स फिलहाल स्वदेशी एयरक्राफ्टों के साथ ही 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में जल्द से जल्द शामिल करना चाहता है और इसी कारण की वजह से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल स्टेज जो होता है उसे कम से कम समय में किस तरीके से पूरा किया जा सके और प्रपोजल को लेने के बाद किस तरीके से टेक्निकल एवोल्यूशन फेज में आगे बढ़ा जा सके उसे लेके इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तैयारी किया जा रहा है। और इसके लिए सबसे बड़े जो चेंजेस है उसमें से एक है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को स्पेसिफाई और संक्षिप्त करना, क्योंकि कई समय ऐसे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के अंतर्गत जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो हजारों पन्ने का होता है जिसे थ्रू आउट आगे बढ़ना काफी टाइम टेकिंग होता है। और दोस्तों इसीलिए बताया जा रहा है कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल स्टेज को इतना स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि इंडियन एयरफोर्स कम से कम समय के अंदर अपने जो रिक्वायरमेंट है उसी में ही फोकस करते हुए एयरक्राफ्टों के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल स्टेज को कंप्लीट करे। जबकि टेस्टिंग फेज को भी मिनिमाइज करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपना तैयारी कर लिया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक टेस्टिंग फेज में उन्हीं एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा टेस्ट किया जाएगा जो पहले MMRCA टेंडर के अंतर्गत नहीं था। बेसिकली दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स के सामने जो 8 एयरक्राफ्टों का ऑफर हुआ है उनमें से 6 एयरक्राफ्ट पहले के MMRCA टेंडर मतलब 126 एयरक्राफ्टों के टेंडर में था और इन एयरक्राफ्टों को ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अपने टेंडर के लिए टेस्ट किया जा चुका है। हालांकि तब जिन कंडीशन में एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया था अब इन कंडीशनों में बदलाव हो चुका है, मतलब एयरक्राफ्टों में काफी हद तक इंप्रूवमेंट आ चुका है और शायद इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अगर उन 6 एयरक्राफ्टों को फिर से टेस्ट किया भी जाता है तब भी खाली उन एनहांसमेंटों को ही टेस्ट किया जाएगा, ना कि संपूर्ण परफॉर्मेंस को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से टेस्ट किया जाएगा। जिससे कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि टेस्टिंग फेज जो एक लंबे समय का काम होता है उसे भी शॉर्ट किया जा सकेगा, क्योंकि दोस्तों 8 एयरक्राफ्टों को टेस्ट करना एक बहुत ही बड़ा बात होता है, लेकिन ऑलरेडी इनमें अगर 6 एयरक्राफ्टों का टेस्ट हो चुका और केवल 2 एयरक्राफ्टों को ही शुरुआत से टेस्ट किया जाना है तो ये काफी कम समय में संपूर्ण हो सकेगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि इन टेस्ट फेज के बाद इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अपने रिक्वायरमेंट को देखते हुए इन 8 एयरक्राफ्टों में से शायद 2 एयरक्राफ्टों को ही फाइनलाइज किया जाए और दोस्तों इन 2 एयरक्राफ्टों को फाइनलाइज करने के बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नेक्स्ट स्टेज में आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब इन दोनों एयरक्राफ्टों को लेके जो प्राइस नेगोशिएशन है उसे शुरू किया जाएगा। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि प्राइस नेगोशिएशन के फेज को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 3 से 4 साल के अंदर समाप्त करने का इरादा बनाया जा रहा है। मतलब कुछ भी हो जाए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 4 साल के अंदर इन एयरक्राफ्टों के जो विनर है उसका घोषणा किया जाएगा और फिर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत इन एयरक्राफ्टों को भारत में निर्माण करना शुरू किया जाएगा।
जाएगा। हालांकि दोस्तों टेंडर को अगर देखा जाए तो पिछले बार के टेंडर में भी राफेल एयरक्राफ्ट का जीत हुआ था और इस बार भी राफेल एयरक्राफ्ट को एक प्रमुख दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि दोस्तों राफेल एयरक्राफ्ट को अगर इस टेंडर में जीतना है तो भारत के ये जो सबसे बड़ा शर्त है, मतलब 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो शर्त है उसे मानना पड़ेगा और फ्रांस को भारत के सामने झुकना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं झुकने का बात इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले बार भी जब भारत और फ्रांस के बीच में राफेल एयरक्राफ्ट को लेकर बातचीत हुआ था तब कुछ खबरों में दावा किया गया था कि फ्रांस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत केवल तभी बढ़ेगा जब भारत के द्वारा 100 या 100 से अधिक एयरक्राफ्ट का ऑर्डर किया जाएगा। हालांकि इस बार इस शर्त को देखा जाए तो ये पूरा हो रहा है क्योंकि टेंडर 114 फाइटर एयरक्राफ्ट का है। तो वहीं पे दोस्तों इस बार अगर प्राइस नेगोशिएशन को भी देखा जाए तो यहाँ पे डैसोल एविएशन के राफेल को काफी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में है और इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के लिए ऑलरेडी इंडिया के तरफ से 36 राफेल के डील के दरमियान पेमेंट किया जा चुका है। पर दोस्तों यहाँ पे फ्रांस के लिए सबसे बड़ा चुनौती 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि अब तक फ्रांस किसी भी देश के साथ 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ कोई भी डिफेंस प्रोजेक्ट में आगे नहीं बढ़ा है। इवन दोस्तों ज्वाइंट वेंचर में तो फ्रांस आगे बढ़ा है लेकिन अपने द्वारा बनाया हुआ किसी भी हथियार का 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रांस किसी भी देश को अब तक नहीं किया। ऊपर से राफेल एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो ये दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट में फिलहाल धमाल मचाने वाला एयरक्राफ्ट है जो कि सालाना फ्रांस को कई बिलियन डॉलर का मुनाफा भी दे रहा है। हालांकि दोस्तों टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंतर्गत फ्रांस को ही मुनाफा होगा पर भारत को एयरक्राफ्ट रिलेटेड कई सारे टेक्नोलॉजी मिलेगा जो कि आने वाले समय में भारत के खुद के इंडिजिनियस एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को आसान करेगा। दूसरी तरफ दोस्तों आपके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि फ्रांस को एक ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन या फिर कहे तो प्रोडक्शन फैसिलिटी का भी जरूरत है क्योंकि फ्रांस को हाल ही में राफेल एयरक्राफ्ट को लेके काफी बड़े बड़े डील मिला है जिनमें एशिया में ही अगर देखा जाए तो 3 डील है जिनमें से एक तो यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से ऑलरेडी हस्ताक्षर किया जा चुका है और इंडोनेशिया भी करीब करीब 40 से 42 राफेल एयरक्राफ्ट को परचेस कर रहा है और सऊदी अरबिया को लेकर बताया जा रहा है कि कम से कम 100 से 200 ऐसे एयरक्राफ्ट सऊदी अरबिया परचेस कर सकता है और भारत के 114 फाइटर एयरक्राफ्ट आता है तो इतने बड़े रिक्वायरमेंट को फ्रांस के द्वारा अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज से पूरा करना तो संभव नहीं है। ऊपर से अगर भारत में एक नया फैसिलिटी बनता है तो ये भारत के जरूरतों के साथ साथ एशिया के देशों के जरूरतों को भी पूरा करेगा जो कि फ्रांस के फैसिलिटी को अन्य एयरक्राफ्टों के डिलीवरी में आसानी पैदा करेगा। मतलब ये एक तरीके से फ्रांस के लिए विन विन कंडीशन है। लेकिन भारत की तरफ से अब 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो शर्त रखा गया है इसे लेके फ्रांस की तरफ से अपने मन को स्थिर करना पड़ेगा और दोस्तों फ्रांस अगर मन स्थिर नहीं कर पाता है तो कई सारे देश ऐसे हैं जो पहले से ही अपने मन स्थिर कर चुका है और उस कंडीशन में फ्रांस के हाथ से ये डील निकल के उन देशों के हाथ में चला जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जेट इंजन के डील को लेकर भी फ्रांस की तरफ से यही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर ही मुद्दा है और फ्रांस अपने जेट इंजनों के जो कोर टेक्नोलॉजी है वो देने के लिए अनाकनी कर रहा है और दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से भारत की तरफ से अन्य ऑप्शनों को तलाशना पड़ा और अब जेट इंजनों के डील मतलब AMCA एयरक्राफ्टों के इंजनों के निर्माण का जो इरादा है उसमें फ्रांस के अलावा ब्रिटेन और अमेरिका का भी एंट्री आ चुका है जिससे कि फ्रांस की संभावनाएं 1/3 तक पहुंच गया है। और दोस्तों अगर फ्रांस की तरफ से राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर भी इसी तरीके का हठधर्मी अपनाया जाता है तो माना जा रहा है कि फ्रांस का ये संभावनाएं कम होगा क्योंकि दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका से शुरू करके रशिया और स्वीडन तक भारत को अपने एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी मतलब 100% टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। इवन यूरोपियन कंसोर्शियम में भी कई सारे देश भारत को टेक्नोलॉजी देने के लिए जहां पे तैयार है तो वहीं पे अब डील के जिम्मेदारी जब से ब्रिटेन के हाथ में आया है तब से यूरोपियन फाइटर एयरक्राफ्ट यूरोफाइटर टाइफून को भी राफेल एयरक्राफ्टों के जैसे इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर का एक बड़े दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। और ऊपर से दोस्तों इस टेंडर में 2 नए एयरक्राफ्टों का प्रवेश के बाद एक तरीके से राफेल एयरक्राफ्टों के लिए पहले के मुकाबले में चुनौती भी काफी गुना बढ़ा है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के ये 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो शर्त है ये फ्रांस मानेगा या फ्रांस की तरफ से फिर से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर अनाकानी किया जाएगा जिसकी वजह से राफेल के हाथ से 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के डील निकल सकता है? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।